हेलो, क्या हालचाल सभी का। वेलकम करता हूँ माय यूट्यूब फैमिली लर्न विद करंट एजुकेटर। बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है और फुल एकदम डिटेल्ड में पढ़ा है। ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा भी नहीं है और हर एक टॉपिक को एक क्रिप्स मेथड में पढ़ा रखा है। उसी तरह आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को भी पढ़ने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों को बहुत टफ चैप्टर लगता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रिलेशन पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो रिलेशन पार्ट पर बेस होगा। ठीक है, तो ये ऐसा कह सकते हो कि ये एक आपका लेक्चर नंबर 1 ही है। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेक्चर नंबर 1 है और मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा। ऐसे क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, पूरी थ्योरी के साथ पढ़ाऊँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी डाउट आपके मन में नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आप बन जाओगे कि आप जब बुक उठाओगे और रिलेशन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पिक करोगे वहाँ से, तो आपसे वो बनने लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग। सारी चर्चा हम लोग वीडियो के लेक्चर के क्लास के दौरान करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिलेशन, क्योंकि लेक्चर पार्ट की हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग फंक्शन पार्ट की कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शन को तो भूल जाओ, तो रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन को पढ़ने से पहले रिलेशन चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, इसकी चर्चाएं कहाँ से चालू होती हैं, तो वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला मैंने? ऑर्डर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब तो आप समझ गए होंगे। पेयर मतलब तो समझ गए होंगे। पेयर मतलब क्या होता है? दो, टू, है ना, जोड़ा जिसको कहते हैं पेयर। टू पेयर ऑफ शूज, टू पेयर ऑफ स्लीपर्स, ऐसे कह सकते हो। तो उसी को कहते हैं पेयर। ऑर्डर मतलब एक स्पेसिफिक मैनर में जो कुछ एलिमेंट लिखे हों, एक स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे बोला एक फिक्स्ड ऑर्डर में कोई भी एलिमेंट लिखे हों, उन्हीं को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक डेफिनेशन अगर इसकी बना दी जाए तो इसको कहते हैं इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट taken in a स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर एक फिक्स्ड ऑर्डर में उसको लिया जाए तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। शायद हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात नहीं क्लियर आई हो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1,2, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा। और हाँ, एक बात हम आपको क्लियर कर दें, अगर किसी बच्चे ने सेट चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले वो जा करके पढ़े, वरना रिलेशन चैप्टर आपको टफ लगेगा। ठीक है, टफ लगेगा। क्योंकि क्यों लगेगा? क्योंकि को रिलेट चैप्टर है। जब तक आप सेट की जानकारियां नहीं लोगे, उनके बेसिक्स को नहीं समझोगे, तब तक आपको रिलेशन अच्छे से क्लियर नहीं होगा। बात ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको सेट चैप्टर पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी हुई है, वहाँ पर पिन है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। 2 लेक्चर में मैंने उस सेट चैप्टर को कवर किया है, वहाँ से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप रिलेशन चैप्टर को पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मैंने जो 1,2 लिखा है, ये एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाता है? ये एक सेट हो। ठीक है, ये क्या है? सेट है। बट जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये एक पेयर, और कैसा पेयर है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, 1,2 जैसे लिख दिया मैंने 2,1। क्या आपको ये दोनों बराबर लग रहे हैं? 1,2 और 2,1 इक्वल है? नहीं, नहीं इक्वल है भाई। 1,2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे 2,1 के। ठीक है, यही बात करता है कौन? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पे। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पे और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने कहा ए कॉमा बी, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हो गया? मतलब इतनी बात आप समझ के रखिए कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर और फिक्स्ड ऑर्डर में अगर किन्हीं भी एलिमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो वो किस ऑर्डर में? एक ऑर्डर्ड पेयर में है। क्लियर हो गया? अब हम लोग यहीं से बात करेंगे क्या? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर की। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर
इक्वल से ही क्लियर हो रहा है। इक्वल कुछ ऑर्डर के बारे में, कुछ इक्वल की बात की जा रही है, बिल्कुल सही समझे। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर का मतलब जैसे 1, 2 और 2, 1 इक्वल नहीं है, बट इसको इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 1, 2 इक्वल कर दें किसके, 1, 2 के, तो जो 1 है वो इसके और इसके, ये इक्वल हो जाएगा। तो कैसे इसको समझेंगे, देखो जैसे मैंने कहा लेट ए एंड बी, 2 क्या है, ये दोनों क्या है, 2 ऑर्डर्ड पेयर, एंड इसी के साथ मैंने एक और ऑर्डर्ड पेयर लिया जिसका नाम दे दिया C, D। C और D भी, C एंड D ऑल्सो आर ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब जब इन्हीं की इक्वलिटी की बात करेंगे तो जो A वाला होगा वो C के इक्वल होगा और B वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो D के इक्वल होगा। यही बात करता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर की। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, चाहे आप स्टार लगा लीजिए इस पे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन करवाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन भी लाया हूँ इस पे, ठीक है। पहले इस बात को अच्छे से देख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर, फिर इसके बाद इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। मैंने दो क्या लिया, 2 ऑर्डर्ड पेयर लिया, लिखा है ना, A और B क्या है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं। उन्हीं के साथ मैंने C और D को भी लिया और दोनों को इक्वल दिखाने के लिए, मतलब A वाला एलिमेंट C के इक्वल हो गया और B वाला ऑर्डर्ड पेयर D के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर के अंदर लिखे होते हैं, ये आपका पहला एलिमेंट है, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या है, सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इन्हीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम टॉपिक पढ़ाएंगे और टॉपिक पे जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे तुरंत उस पर क्वेश्चन कराएंगे, ताकि एक भी टॉपिक फिसल ना पाए माइंड से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लें, मैंने कहा x+1, y+1 एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, और 1, 2 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, और कह रहा है ये दोनों क्या है, इक्वल है। एंड नहीं लेते हैं, यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं, ठीक है। इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, देन फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है भाई, अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड मतलब x एंड y, आपको x और y फाइंड करना है। यही होता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर। इसको आप इसके इक्वल कर देंगे, इस वाले पहले एलिमेंट का, ऑर्डर पेयर के पहले वाले एलिमेंट को इसके इक्वल कर देंगे, इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को, और सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से इक्वल कर देंगे। तो कैसे समझे, x+1 = 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर हो गया। उसी तरह सेम एज y को भी कंपेयर करते हैं, किसके इक्वल, 2 के, तो y = 2 - 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। यही होता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन ही था, ये भी एक क्वेश्चन ही था, ठीक है। और लेते हैं, चलो, जो आपकी एनसीईआरटी से भी गिवन है और भी कुछ बुक्स की क्वेश्चन मिक्स है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया कि इफ ऑर्डर पेयर x-1, y+3 एंड 2, x+4 ये इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड x एंड y, आपको x और y फाइंड करना है, x और y को क्या करना है, फाइंड करना है। आराम से इजी पीजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इस वाले पहले एलिमेंट के, इसको पहले एलिमेंट से कर देंगे और इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से कर देंगे। x और y की सिंपली वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स x-1 = 2 एंड y+3 = x+4, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 1, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू 3 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y+3 = 3 + 4, तो y+3 = 7 हो जाएगा, y = 7 - 3, दैट विल बी 4। y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इससे जनरली MCQ ही बनता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिलहाल बुक में तो आपको एज अ थ्योरी दे रखा है विदाउट MCQ, लेकिन जब
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 1 मार्क्स की ही वेटेज उठाता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेते हैं इन्हीं पर। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उनको भी सॉल्व करना पड़ता है, तो वो 2 मार्क्स की वेटेज पे आते हैं। चलो उनको भी लेते हैं भाई। जैसे मैंने लिया फाइंड एक्स और वाई, आपको फाइंड करना है, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉमा वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल है -2, 5 के, ऐसा कुछ है। आपको एक्स और वाई फाइंड करना है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनेगा, मुझे ऐसा ही देख के लग रहा है। ठीक है, बना के देखते हैं। सबसे पहले इस वाले पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से इक्वल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले -2 को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा, क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं, क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं, ये सब ओल्ड टॉपिक है, तो इसको आई होप आप कर लेंगे। ठीक है, सेम एज इसको भी वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब जब उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 2 है, कुछ ऐसा नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और जब उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो -3x आना चाहिए। तो क्या लिया मैंने, 2 को ब्रेक कर दिया। अगर मैं 2 + 1 करता हूँ, 2 + 1 करता हूँ, जैसे मैंने लिया 2 + 1 को मैं ऐड करता हूँ तो 3 मिल रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x -2, या इस वाले से x यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x -2 और x -1 आपकी 2 वैल्यू आ गई। इसके इक्वल कर देंगे तो x की यहाँ से 2 वैल्यू ही आ जाएंगी, एक आएगी +2, एक आएगी +1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे सॉल्व करना है, ये आपके 2 मार्क्स की वेटेज को कैरी करके चलते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में बहुत रेयर केस में आ सकता है। क्लियर हो गया। सेम एज आप y वाले टर्म को भी सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर भी y की 2 वैल्यू आएंगी। क्लियर हो गया। आपने डिग्री विग्री सब पढ़ा होगा है, क्योंकि इसकी 2 हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो उसके इतने ही जीरोज होंगे, सब पढ़ के आए हैं क्लास 10 में। तो इसको आप y वाले टर्म को आप खुद सॉल्व कर लेंगे बाई सेल्फ, ये आपका होमवर्क है। और जब वैल्यू आ जाए तो भाई कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, आप y की वैल्यू को कमेंट कर दीजिए। क्लियर है। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, और क्वेश्चन करा दिया जाए क्या। अब तो जनरली सारे क्वेश्चन सेम है, चलो एक और लेते हैं। चलो अच्छा, मैंने कहा a + 3 + 1 कॉमा b -2/3, ये आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर है, ये इक्वल है 5/3, 1/3। तो आपको फाइंड करना है अननोन वैल्यू, दैट मीन्स a और b आपको फाइंड करना है। क्या करना है, a और b को फाइंड करना है। फाइंड a एंड b। ठीक है, ये आपके क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ये इक्वल है तो a और b की वैल्यू निकालनी है। आराम से इजी पीजी हो जाएगा। देखो a/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा एलसीएम। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इक्वल है, और उसको कट कर देंगे तो a + 3 इक्वल्स टू 5, देन a इक्वल्स टू 2 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सेम एज आपको b की वैल्यू निकाल लेनी, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो तो 3b - 2/3, सॉरी मैंने तो एलसीएम ले लिया ना भाई, तो इसको ऐसे कर देते हैं, इक्वल्स टू 1/3 कर देते हैं। अब यहाँ से भी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3b - 2 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से 3b इज इक्वल्स टू 1 + 2, दैट मीन्स 3 हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। यही है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर। क्लियर हो गया।
इन पे क्वेश्चंस भी कर लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ रिलेशन सेट, सॉरी क्या बोला मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, क्या होता है, पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सेट की बात करी गई है, दैट मीन्स यहाँ पर दो सेट होंगे। जैसे मैंने कहा ए कोई एक सेट है जिसमें 1,2 एलिमेंट है, ठीक है। बी भी एक सेट है जिसमें मान लो 3,4 एलिमेंट है, ठीक है। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी सब कुछ बताएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, ठीक है। क्लियर, ये इसका सिंबलिज्म रिप्रेजेंटेशन है, ये बात याद रखिएगा। इसको हम लोग बी क्रॉस ए भी लिखते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं, इस बात को याद रखिए। ए क्रॉस बी आपका इक्वल कभी नहीं होगा बी क्रॉस ए के, ये एक जनरल केस है। कैसा केस है, जनरल केस है। इन जनरल केस ये कभी इक्वल नहीं होंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। स्टार लगा लीजिए। अब जैसे मैंने बात किया ए और बी दो सेट है, मैंने कहा आपको ए क्रॉस बी चाहिए, ठीक है। मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। कैसे, इसके पहले एलिमेंट से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ एक एक बार। इन दोनों इस वाले ए के सेट वाला जो ए सेट है उसके पहले एलिमेंट से बी वाले सेट को दोनों मेंबर से मल्टीप्लाई कराना है। तो मैंने कहा 1 को लिया और 1 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1,3 हो गया, और फिर उसके बाद 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 1,4 हो गया। क्लियर है। अब क्या करना है, 2 को लेना है। अब 2 को भी इसी तरह इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार 2 को 3 से करा देंगे और एक बार 2 को 4 से करा देंगे और इसको एक सेट में पैक कर देंगे। ये आपका हो गया ए क्रॉस पी, ये आपका हो गया ए क्रॉस पी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1,2 कभी भी इक्वल नहीं होता 2,1 के, यही केस यहाँ पर भी लगता है, ठीक है। तो कभी भी ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। तो अगर हम अब बी क्रॉस ए बना लें, दैट मीन्स बी वाला केस अब पहले आ जाएगा, बी वाला एलिमेंट पहले आएगा। तो अब 3 वाले इस बी वाले एलिमेंट को इस दोनों से मल्टीप्लाई कराना, तो 3,1 हो जाएगा। फिर उसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 3,2 हो जाएगा। फिर 4 की बारी आई, 4 को इससे ऊपर कराएंगे तो 4,1 हो जाएगा, और 4 को एक बार 2 से कराएंगे तो 4,2 हो जाएगा। ये आपका बी क्रॉस ए हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है, ठीक है। अभी आगे थोड़ी देर बाद हम लोग इन पे रिलेटेड, इन पे बेसिस क्वेश्चन करने वाले हैं, किस टाइप के कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं सब बात करेंगे, ठीक है। आई होप समझ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर इसको डेफिनेशन में समझे तो कोई दो सेट है, क्या मैंने दो सेट लिए, ए एक सेट लिया और दो बी एक सेट लिया, दोनों कैसे नॉन एम्प्टी सेट है। तो लेट बी टेक टू सेट्स ए एंड बी नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलो लिख ही देते हैं, लिख दिया जाए भाई ना। मैंने कहा लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और ए बिलोंग करता है ए सेट को और बी बिलोंग करता है बी सेट को। ये जो इसका पहला एलिमेंट है ये ए है और दूसरा वाला एलिमेंट बी है, तो इस बात को ये कहता है कि जो ए सेट है वो बिलोंग कर रहा है ए वाले सेट को और बी वाला एलिमेंट बी सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं को कहेंगे क्या, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन्हीं को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं अभी बताया मैंने, नहीं पता क्या, ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है। और ये कभी इक्वल नहीं है, ये भी बात लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर है। और एक बात मैंने इसमें और लिखी थी, इन जनरल केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इक्वल हो भी जाते हैं, वो एक कंडीशन पे होते हैं कि दोनों ही शायद सेट, एक में सपोज करो मैंने ले लिया 1,2, एक ए सेट लिया और एक बी सेट ले लिया 2,1, तो पॉसिबल है कि भाई ये इक्वल हो सकते हैं, बना के देख लेना शायद हो जाए,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर क्वेश्चन बनते हैं भाई, उससे पहले कुछ केसेस हैं उनको भी जान लिया जाए। ठीक है, आपने सेट चैप्टर के अंदर कार्डिनल नंबर तो पढ़ा ही होगा, सेट चैप्टर के अंदर कार्डिनल नंबर पढ़ा है, उन्हीं से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे मैंने कहा एक सेट है जिसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट है। अच्छा, हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं पहले बता देते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ कार्डिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे होता है तो उस बात को बताने जा रहे हैं। सपोज करो ए कोई सेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। ठीक है, बी भी एक सेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आपसे कहा गया एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे या कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये भी पूछ सकता है। एलिमेंट तो नहीं पूछेगा, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपको पूछा है। तो आप क्या वहां बनाने बैठोगे, क्या आप ऐसे सर्च करोगे A1 एक लिया, A2 एक लिया, A3? नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। तो मैं आपको एक मेथड दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे फाइंड करना है एकदम इजीली। तो एक बात बताओ कि दोनों फॉर्म में लिखे हुए हैं, दोनों लिखे हुए हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, ये बात आपको सेट चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। एक कोई सेट है जिसमें जितने भी, सपोज करो मैंने एक सेट लिया जिसमें 5 एलिमेंट भर दिए। ठीक है, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है यही बताता है कौन, कार्डिनल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, गिवन सेट। ठीक है, तो वही है, लिख दिया मैंने। तो जो एन ए क्रॉस बी होगा वो इक्वल होता है एन ए इंटू एन बी के। ठीक है, अगर बात कर ली जाए एन बी क्रॉस ए की, तो ये भी इसी के इक्वल होता है बेटा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने में सेम नंबर ही आएंगे। 5 गुणे 3 करो या 3 गुणे 5 करो, दोनों में आंसर क्या आएगा, 15 की बात तो क्लियर हो गई। तो ए क्रॉस ए ऐसे भी लिख सकते हो, और भाई किसी का मन करे तो ऐसे भी लिख सकता है, आंसर दोनों में सेम आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात करते हैं पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आई मीन ये पूछना चाह रहा है। तो भैया 5 गुणे 3 कर देते हैं, तो 15 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बेटा, 15 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्लियर है? पहले वाले एलिमेंट से इन 3 एलिमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा वाला एलिमेंट उठाएंगे, उनको 3 से करेंगे, ऐसे करके टोटल कितने बनेंगे, 15 एलिमेंट बन जाएंगे, 15 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। बार बार एलिमेंट निकल रहा है मुझसे, क्लियर हो गया? सेम एज बी क्रॉस ए में भी, इसमें भी भाई 15 ही बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं इन्हीं पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पहुंच जाएंगे, रिलेशन। अभी हम लोगों ने रिलेशन की बात ही नहीं की है ना, आपने देखा होगा अभी तक हमने रिलेशन चैप्टर पे हम लोग नहीं आए हैं। अभी हम लोगों ने ऑर्डर पेयर की बात करी, उसके बाद हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर की बात करे हैं, उसके बाद कार्डिनल प्रोडक्ट की हम लोगों ने बात की, और फिर नंबर ऑफ कार्डिनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है उसकी बात करी है। अभी तक हम लोगों ने रिलेशन की बात नहीं की। एक और बात यहाँ पर मुझे याद आ गई, जैसे सपोज करो कभी कभी क्या होता है ना, 3 सेट आ जाते हैं। जैसे एन ए में 5 एलिमेंट है, एन बी में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, 2 एलिमेंट है बी सेट में, और एक सी भी एलिमेंट है, सी एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने कहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, तो ये भी इसी के एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। ठीक है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ही पूछोगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर, तो क्या करना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 2 10 और 10 इंटू 4 40, 40 ऑर्डर्ड पेयर आपके बन जाएंगे। क्लियर है? ओके, अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन पे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।
चलो भाई, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिया ए कोई सेट है जिसमें 1, -1 और 0 है एलिमेंट। उसी तरह बी भी एक सेट है जिसमें 3, 5 दो एलिमेंट है। पहला पार्ट आपसे पूछ लिया गया है ए क्रॉस बी, सेकेंड आपसे पूछा गया है बी क्रॉस ए, और थर्ड आपसे पूछा गया है ए क्रॉस ए, और फोर्थ आपसे पूछा गया है बी क्रॉस बी। ये 4 पार्ट्स के आंसर देने हैं। ठीक है, सबसे पहले ए क्रॉस बी की बात करते हैं। चलो ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो सबसे पहले -1 को उठा लेंगे। -1 को पिक कर लिए, बाकी दोनों एलिमेंट को भूल जाओ कि हैं भी। -1 को पिक किए, फिर इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, चलो -1 को उठा लिए, -1 को 3 से किया एक बार, फिर एक बार -1 को 5 से किया, -1 की कहानी खत्म। ठीक है, आप क्या करेंगे, 0 को पिक कर लेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 0 को 4 से, ये भी बन गया, 0 का भी काम खत्म। अब आते हैं 1 की बारी होगी, तो 1। ठीक, अभी आपको चेक करके भी बताएंगे क्या अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या वो एकदम सेटिस्फाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, सब कुछ कराएंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे एलिमेंट की बारी है। 1 को उठाए और उसके बाद एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और एक बार यहीं पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये आपके कंप्लीट हो गए, ऑर्डर्ड पेयर बन गए। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2 करेंगे, 6 करेंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, चेक करो, 1 2 3 4 5 6, वेरीफाई भी हो गया, कर दिए। क्लियर है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं बी क्रॉस ए पे। ठीक है, अब बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल तो होगा नहीं, ये बात हम बता चुके हैं। तो क्या करना है, इस बार बी वाला जो सेट है वो पहले आएगा, मतलब उसके एलिमेंट जो होंगे वो पहले आएंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसी को उल्टा कर लो, ए क्रॉस बी को उल्टा लिख लो, तो वो बी क्रॉस ए बन जाएगा। समझाने की बात आई, तो आप क्या करो, 3 इंटू -1 कर लो, 5 इंटू -1 कर लो, 3 इंटू 0 कर लो, 5 इंटू 0 कर लो, इंटू का मतलब कॉमा बोल रहे हैं बेटा बीच में, और 3, 1 कर लो, 5, 1 लो, तो आपको बी क्रॉस ए मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल अभी तो इसको भूल जाओ, पहले तो ऐसे सीख जाओ। अब क्या करना है, बी को इससे करना है, तो 3 को इससे किए, तो इस बार इससे कर लिए, और एक बार 3 को 0 से हो गया, और एक बार 3 को 1 से कर लिए। क्लियर हो गया, बनेंगे 6 ही ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब 3 का काम खत्म, अब आ गया 5। तो एक बार 5 को -1 से, एक बार 5 को 0 से, और एक बार 5 को 1 से। देख लो, वही काम हुआ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। मैंने कहा ए क्रॉस बी के हर एलिमेंट को पलट दो, उसकी रिप्लेस कर दो, उसकी प्लेस को, देखो मैच कर लो भाई। क्लियर हो गया, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब बात करते हैं ए क्रॉस ए को। अब बी वाले एलिमेंट को भूल जाओ कि वो बी भी कोई सेट है, अब सिर्फ ए की बात होगी। ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं जल्दी से। दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लिख लेते हैं ए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -1 0 1, ठीक है, इधर यही तो दिया गया है। चलते हैं ए क्रॉस ए पे। बनाने से पहले ये पता कर लेते हैं कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, दैट मीन 3 इंटू 3 विल बी 9। तो 9 ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले -1 को -1 से करेंगे। ठीक है, -1 को 0 से कर देंगे, और -1 को 1 से कर देंगे। ठीक है, अब 0 को लेते हैं, तो 0 को -1 से करेंगे, फिर 0 को 0 से कर लेंगे, और 0 को 1 से कर लेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 1 को पिक कर लेंगे, 1 को -1 से करेंगे, 1, 0 हो जाएगा, फिर 1, 1 हो जाएगा। इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और बना दिए। ठीक है, अब लास्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी, दैट मीन्स अब ए एलिमेंट को भूल जाइए, अब बी सेट की बात होगी। अब सिर्फ बी सेट की बात होगी। 2 बार बी सेट को लिख लेते हैं। ये भाई, ठीक है,
स्टार्ट करते, अब तो शायद आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब तो मुझे शायद बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जरा मैच कर लीजिए, यही कुछ ऐसा बन रहा है क्या, जरा मैच कर लीजिए। आप कभी सही तो अपने आपको शाबाशी करिए, दीजिए, मतलब कॉन्फिडेंस फील होगा और मजा आ रहा होगा, ही हो, है ना। स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी लाया भाई, क्वेश्चन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर एक टॉपिक पे बढ़िया से बढ़िया सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, एक चीज ऐसी पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको जब थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे ना तो आप कहोगे सर पहले ही बता दिए होते, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे, अभी हम नहीं बताएंगे क्या टॉपिक है, थोड़ी देर बाद आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे मैं ए क्रॉस बी आपको गिवन है, उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ इतना है। आपसे कहा गया है फाइंड ए एंड बी। जो टॉपिक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर पहले बता दिए होते तो अच्छा होता, है ना। कोई बात नहीं, खुद पता कर लोगे, मुझे अच्छे से पता है, 11th क्लास में आ गए हो। अब चलो, ए पूछ रहा है और बी पूछ रहा है, दैट मीन्स वो ए सेट को आपसे पूछ रहा है भैया कि ए सेट में जरा एलिमेंट बता दो और बी सेट में एलिमेंट बता दो, ठीक है। कैसे करोगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी ऑर्डर पेयर गिवन है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसके पहले वाले एलिमेंट को उठा लो, उसके पहले वाले एलिमेंट को उठा लो, वो ए में ला के रख दो, ठीक है। बी में जो दूसरे इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट है उसको बी में रख दो, वो आपका बी सेट बन जाएगा। बस एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा, सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को लिख लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही तरीका है लिखने का। ये सेट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में किसी भी चीज़ को लिखते थे, ये भी एक रोस्टर ही फॉर्म है, अभी थोड़ी देर बाद सब बताएंगे। ये भी रोस्टर फॉर्म है कि सेट में हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दो, ये तो पढ़े थे ना रोस्टर फॉर्म में, कि गिवन सेट में हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दो, करली ब्रैकेट में कर दो, तो एक रोस्टर फॉर्म होता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना पड़ता है, कौन सी बात, कि हर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, चाहे कितनी भी बार लिखा हो, रिपीट नहीं करना। तो लेकिन यहाँ पर तो रिपीट है, यहाँ पर तो रिपीट है, 3 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, -1 भी 2 बार है। क्या ये सही है मेथड? बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। जो ऐसा सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, ठीक है। अपने माइंड सेटअप को थोड़ा सा चेंज करो भाई। एलिमेंट को कितनी बार भी लिखा हो, काउंट एक ही बार करना है, काउंट एक ही बार करना है। दैट मीन्स ये गलत तरीका है, -1 2 3 यही आपका सेट बनेगा, ए सेट, ठीक है। दैट मीन्स पूरा जितना मैंने डिटेल में बताया उसको एक बात में क्लियर कर दे कि एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे -1 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन लिखना कितनी बार है, एक ही बार। सेट चैप्टर के अंदर सब कुछ बेसिक से बताइए डिटेल वाइज, सब चैप्टर पढ़ लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आओ बी की बात करते हैं। बी में मैंने क्या बताया कि ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को पिक कर लो, बी सेट में रख दो और वो आपका बी सेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, तो उनको रिपीट करके नहीं लिखना है, आपको एक ही बार लिखना है उसको। तो जैसे एक बार 1 मुझे दिख रहा है, उसको लिख लेते हैं, माइनस कोई नहीं है, 2 है, ठीक है। 1 को हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 को भी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। तो दैट मीन्स 1 और 2 दो ही एलिमेंट है इसके अंदर आ रहे हैं, तो आपका बी सेट भी रेडी हो गया। ये आप कर्ली ब्रैकेट थोड़ा यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये जनरली एमसीक्यू में ही बनता है इससे, ठीक है। क्या आपको इतना बड़ा सा ए क्रॉस बी दिया होगा। अच्छा एक बात और, सपोज करो बी क्रॉस ए दिया होता, बी क्रॉस ए दिया होता तो क्या ऐसा करते? नहीं ऐसा करते। तब हम क्या करते ना,
सपोज करो थोड़ी देर के लिए इसको मान लो B क्रॉस A दिख दिया है, सब थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक B क्रॉस A ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आप क्या करेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट होंगे उसको हम B सेट की एज अ ट्रीट करेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होगा मतलब ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो उसको A सेट की तरह ट्रीट करेंगे। ये ऐसे मिस्टेक मत कर देना कि भैया A सेट यही हमेशा B क्रॉस A के लिए, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, ठीक है। तो A क्रॉस B में क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट A सेट के थे, सेकंड एलिमेंट B सेट के थे, लेकिन अब B क्रॉस A में फर्स्ट एलिमेंट B सेट के हैं, सेकंड एलिमेंट A सेट के। क्लियर है? तो B सेट में क्या उल्टा कर दोगे, -1 2 3 अब बन जाएगा, और 1 और 2 A बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छे समय पे मुझे याद आ गया, ऐसी गलती हो सकती है आप लोगों से, बिल्कुल हो सकती है, और गलती होगी तभी तो उस चीज़ को सुधारोगे, हाँ ठीक है। तो आई होप अब तो नहीं होगी गलती, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, देखते हैं कोई क्वेश्चन अच्छा सा। हाँ चलो देखते हैं। वैसे तो मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर करा देते हैं। जैसे मैंने कहा इफ A क्रॉस B आपको गिवन है, A क्रॉस B का ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास A क्रॉस B है, आपसे कह रहा है फाइंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ B क्रॉस A। आपको B क्रॉस A के ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है। क्या आप ऐसा करोगे कि पहले एक सेट A बनाओगे, फिर सेट B बनाओगे, फिर B क्रॉस A कर रहा हो चलो करोगे? नहीं, ऐसी गलती क्यों करना है, नहीं करना है भाई। हम लोग स्मार्ट किसमें जी रहे हैं, स्मार्ट प्रेजेंट टाइम तो भाई सब कुछ AI चल रहा है, तो जान ही रहे होगे। तो स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, ठीक है। बेवकूफ़ी नहीं दिखानी है। यहाँ पर कोई बच्चा A सेट नहीं बनाने बैठ जाएगा भैया कि A सेट बनाने बैठ गए हैं, चलो पहले A सेट बना लेते हैं, उसके बाद B सेट बना लेते हैं बढ़िया सा, फिर उसके बाद B क्रॉस A करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको A क्रॉस B दे रखा है, तो B क्रॉस A फाइंड करने के लिए क्या हर एलिमेंट को क्या करना है, उसकी प्लेस को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर x, 1 है तो इसकी प्लेस को 1, x कर दो तो वो B क्रॉस A में आ जाएगा। बस इतना ही बात करनी है, बस हर एक एलिमेंट को पलट दो, ठीक है। 1, x कर देते हैं यहाँ पर 2, y कर देते हैं। अब तो आप कर लेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये बन गया भाई साहब B क्रॉस A, लो, ठीक है। चुटकियों में सेकेंडों में पूरा हो गया। अब कोई A और B सेट बनाने बैठता तो अब तक ना कर पाता, है ना। तो अब तो गलती नहीं होगी ना। चलो ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। अब चलते हैं किधर, आगे की तरफ, और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं है भी और कि नहीं कि नेक्स्ट टॉपिक। हाँ भाई, और भी क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपकी एग्जाम्पलर बुक से बुक का क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन थोड़े से उसका लेवल हाई होता है NCERT लेवल से, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब एक सेट A है जो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन है। अब जिसने सेट चैप्टर पढ़ा होगा वही रिलेट कर पा रहा होगा, क्या रोस्टर फॉर्म में है, क्या सेट बिल्डर फॉर्म में है, वो ही बच्चा रिलेट कर पा रहा होगा, ठीक है। अब B भी एक सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन है। और C भी एक सेट है, लेकिन वो रोस्टर फॉर्म में। इतनी बात हम लोगों को दी गई है। उसके बाद पार्ट क्या क्या पूछा गया, पहले पार्ट आपसे पूछा गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये क्या पूछ लिया भाई। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया, सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, A क्रॉस B यूनियन C, ये दो पार्ट आपसे पूछे गए। ये कैसे सवाल है, मैंने कहा था ना
कि एग्जाम्पलर मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो लेवल है वो एनसीईआरटी लेवल से हाई है। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हो टफ, लेकिन वो इतनी ही देर के लिए टफ हो सकते हैं जब तक हमको समझ में नहीं आते। जैसे ही समझ में आ जाएंगे वो हमारे लिए एकदम हलवा हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अभी तो देखने में टफ कुछ लग रहा है। अब आपको ये थोड़ी देर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट भूल जाना है। अब आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब क्या होता है। अगर आपने सेट चैप्टर, फिर वही बात कर रहा हूँ कि सेट चैप्टर बिना पढ़े आप रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, कि हर एक बात को रिलेट हो रही है सेट चैप्टर से। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन की बात आ गई, तो इंटरसेक्शन मतलब होता है, मैंने इसका दूसरा नाम दिया है, ठीक है, इंटरसेक्शन का एक दूसरा नाम है कॉमन। ठीक है, समझ गए, कॉमन। कॉमन मतलब जो भी बी और सी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को उल्टे वाले यूज से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये है देखो, ठीक है, मतलब समझो बी एक सेट है जैसे 2,3,5 है, ठीक, और एक सी एक सेट 2,3। तो हमने कहा एक बार बी इंटरसेक्शन एरिया हमको बता देना, तो आप कहोगे कॉमन पार्ट्स को, कॉमन एलिमेंट्स को उठा लेना, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो हमको बी इंटरसेक्शन सी मिल गया। क्या बन गया? 2,3। वही कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, समझ गए, इंटरसेक्शन कॉमन, कॉमन एलिमेंट्स को पिक करना है गिवन सेट से। ठीक है, अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन की बहुत आसान है, दोनों ही बहुत आसान है, दो कुछ टफ नहीं है, जान लो। यूनियन का मतलब होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 2 3 4 ये एक बी सेट है, सपोज करो सी भी एक सेट ले लिया मैंने, कहा 5 6 7 8। तो यूनियन का मतलब होता है जो भी सेट ए में है और बी में है, दोनों को मिला के लिखो, दोनों को मिला के लिखो बेटा, तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, वो यूनियन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका यूनियन हो गया। किसका किसका? बी और सी का यूनियन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। जो सेट चैप्टर पढ़ा होगा ना वो को रिलेट अच्छे से कर पा रहा होगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको चेंज करते हैं हम लोग किस में? रोस्टर फॉर्म में। ये तो वाला रोस्टर फॉर्म में, इसको चेंज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग होल नंबर, ये w है बेटा, ठीक है। x किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर। होल नंबर मतलब जिसकी स्टार्टिंग 0 से हो रही हो, और लास्ट में एक चीज बोल दिया कि x जो है वो लेस देन 2 है, 2 से छोटा ही होना चाहिए। दैट मीन्स ए सेट के अंदर हमको 0 और 1 एलिमेंट ही मिलेगा बस। क्लियर हो गया। अब आते हैं बी में। बी को रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। कह रहा है x सच दैट x बिलोंग नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर दैट मीन्स उसकी स्टार्टिंग 1 से होगी। तो यहाँ पर लेकिन उसने एक बात कह दी कि x जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब 1 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। तो यहाँ पर 2 3 और 4 ही एलिमेंट आएंगे बस। क्लियर है। और सी तो आपको एज इट इज गिवन है रोस्टर फॉर्म में, तो कोई जरूरत नहीं चेंज करने की। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। बी इंटरसेक्शन सी की दैट मीन्स बी और सी ये हो गए आपके। तो बी इंटरसेक्शन सी की अगर बात करें तो दोनों में क्या कोई कॉमन दिख रहा है? कॉमन कुछ दिख रहा है? 2। देखो भाई, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दैट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 2 कॉमन हो गया, 2 मिल गया हमको। इसको भी एक सेट में कर लेते हैं, तो भैया हमको मिल गया। अब क्या करना है? ए क्रॉस करना है उसका, ए के साथ क्रॉस कराना है। जैसे 0,1 एक एलिमेंट मिल गया और एक 2 एलिमेंट मिल गया, इनको आपस में क्या कराना है? क्रॉस। कितने ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे बेटा? इसमें 2 है, इसमें 1 है, दैट मीन्स 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कौन कौन से? चलो बना लेते हैं जल्दी से, ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं नीचे, ठीक है। तो 0 को इससे करेंगे, क्या मिलेगा? 0,2 मिल, सॉरी 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 भाई, सी वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है। 0,2 आ गया। अब 0 को 1 को 2 से कराएंगे, ये आपके बन गया ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं यूनियन पे। अब हमको यूनियन निकालना है पहले, बी यूनियन सी। यूनियन मतलब जितने एलिमेंट बी और सी में सबको आपस में मिला लो, जो भी कुछ बन जाए। जैसे यहाँ पर देखो 2 3 4 है और यहाँ पर 1 2 है, दैट मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमको क्या क्या मिल गया? बी सेट, बी यूनियन सी के अंदर 1 2 3 4 मिल गया। और ए में कौन कौन से थे? 0 था और 1 था। तुमको आपस में क्या कराना है? क्रॉस कराना है। कराते हैं चलो।
तो पहला कौन मिल गया, 0 को 1 से कराएंगे 0,1 हो जाएगा, 0 को 2 से करा देंगे 0,2 हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा। उसके बाद 1 से कराते हैं तो 1,1, 1,2, ठीक है, 1,3 और 1,4। क्लियर हो गया? क्या टफ था? मैंने क्या कहा, जब तक समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक आपको टफ लगेगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते जो हमारे से हो ना पाए, ठीक है। तो अब क्या आपको टफ लगेगा, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, एक ही चीज की पकड़ थी, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको कौन सी बात समझने लायक थी, इंटरसेक्शन और यूनियन। आपने अगर इंटरसेक्शन और यूनियन को आप जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सेट चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी एग्जाम्पलर्स ही है, ठीक है, वो भी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बस क्वेश्चन क्या है, हाँ, पी एक सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक, 2 एलिमेंट है 1 और 2। आपसे कहा गया कि फाइंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पी क्रॉस पी क्रॉस पी, 3 बार पी है बेटा। क्या ये टफ है? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए है, बट जैसे ही हम लोग कर लेंगे, बट थोड़ा सा इस पे माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। क्या हम तीनों को एक साथ निकाल सकते हैं क्या? अब आप तो कहोगे थोड़ी देर पहले सर ने कुछ ऐसा बताया था। बेटा यहाँ पर नंबर की बात हुई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट तो नहीं पता है, ठीक है, बट ये बना सकते हैं कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये तो बता सकते हैं। कितने बनेंगे जरा हमको बताओ। 3 बार पी है, सपोज कर लो इसको 3 बार पी लिख लो, चलो, ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बन गए, 8, 8, ठीक है, बन गए भाई। तो मतलब 8 ऑर्डर्ड पेयर आपके आएंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग पूरा एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों एक साथ निकाल लें, पी क्रॉस पी क्रॉस पी, ठीक है। तो उसको ब्रेक ब्रेक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग पी क्रॉस पी को करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पी क्रॉस पी को। जब हम लोग पी क्रॉस पी को निकाल लेंगे, उसके बाद वापस उसको पी से कर देंगे, तो आ जाएगा पी क्रॉस पी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पी क्रॉस पी को निकालने जा रहे हैं, जल्दी से चलते। कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बेटा, 4, 4 बनेंगे, 4। चलो स्टार्ट कर दे जल्दी से, 1,1, 1,2 और फिर 2,1 और लास्ट में 2,2। बड़ा आसान था, पी कॉमा पी, बी सॉरी पी इंटू पी, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यही जो आया है इसी को इससे, अब किससे कराना है, इससे करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार उससे करा देंगे। हमको कुछ नहीं करना, हर एक एलिमेंट के बाद ऐसा कर देना है, ठीक है। देख लो, हर एक एलिमेंट को उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले से। अब सेकंड वाली की बारी है, फिर से रिपीट करो, कह दो 1,1,2 हो जाएगा। उसके बाद 1,2,2 हो जाएगा, फिर 2,1,2 हो जाएगा, और लास्ट में 2,2,2 ये आपका बन गया। क्या ये भी टफ था? बिल्कुल टफ नहीं था, आसान था। अब कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते भाई कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। वो शायद अपने माइंड में ही इस चीज को बना ले, ठीक है, इसको अपने माइंड में ही बना ले, वो डायरेक्टली ऐसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। कि आप जरूर नहीं कि आप पी क्रॉस पी को बना के दिखाएं, शायद उस बच्चे के पास इतना टैलेंट है कि वो अपने माइंड में ही 4 एलिमेंट को बना ले और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करा दे। तो लास्ट मतलब कहना ये मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब कि आपको इस शो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप इसको माइंड में शायद बना लें, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं।
लेकिन भैया ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। अगर इसको कोई बनाना चाहता है तो बना सकता है, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, गलत भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ एक्सपीरियंस के तौर पे ही कि भैया ऐसे करके ही कर लेना तो ही अच्छा होगा, ठीक है। मार्क्स भी कटने की कोई चांस, कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, ठीक है। एक ही स्टेप ज़्यादा बताई है और कुछ नहीं बताया है, क्योंकि करना भी पड़ता है। देखो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम लोग आ गए हैं बेटा रिलेशन टॉपिक पे, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है रिलेशन बेटा? इतनी देर से जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिलेशन ही पढ़ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा हम लोगों ने, और कार्डिनल प्रोडक्ट पढ़ा, ये सब क्या है? रिलेशन है। तो बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। जरा हमको 2 मिनट का समय दीजिएगा, इसकी जरा इंक को रिफिल कर लिया जाए। ओके ओके ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिलेशन टॉपिक को। रिलेशन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, इतनी देर से हम लोग रिलेशन कर रहे हैं, और रिलेशन चैप्टर अब स्टार्ट किया, मतलब टॉपिक अब हम लोगों ने स्टार्ट किया। लगभग आई थिंक 50 to 55 मिनट की वीडियो हो गई होगी, लेक्चर हो गया होगा। अब हम लोग रिलेशन की बात करने आए हैं, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? ऑर्डर्ड पेयर पढ़े, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, ठीक है, और कार्डिनल प्रोडक्ट पढ़ा हम लोगों ने। कैसे फाइंड करते हैं कार्डिनल प्रोडक्ट, ऐसा भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने आए हैं रिलेशन। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा, बट हमने उसको इनडायरेक्टली पढ़ाया, ठीक है। किसकी हेल्प से? ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से, कार्डिनल प्रोडक्ट की हेल्प से पढ़ाया। अब क्या है, रिलेशन एक ऐसी चीज होती है जो सबसेट होते हैं किसके? ए क्रॉस बी के। जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो मैंने कार्डिनल प्रोडक्ट बताया था, जो हम बना रहे थे इतनी देर से, जैसे लिख रहे थे 1,2, 2,1, 3,4, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है भाई? सबसेट है, ठीक है। अभी तो आप कह रहे थे कि ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर, इतनी देर से अब सबसेट पे आ गए। नहीं भाई, ये ए क्रॉस बी के तो सबसेट है। ऐसे तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन जब इसको मैंने एक सेट के अंदर बंद कर दिया तो ये ए क्रॉस बी के क्या बन गए? सबसेट बन गए। यही सबसेट जो है, ये रिलेशन है ए से बी तक का, ए टू बी। समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। क्या है? ये सेट है। देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम कहां से? ए से बी तक। ए से बी तक वो रिलेशन कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अभी समझो, सपोज करो ए एक सेट था जिसमें वन और टू एलिमेंट थे। बी भी एक सेट है जिसमें 3,4 एलिमेंट है। मैंने आपसे कहा ए क्रॉस बी बता दो, तो आप जल्दी से क्या शुरू हो गए? आपने स्टार्ट किया 1 3, फिर क्या 1 4, फिर क्या 2 3, फिर क्या किया 2 4 किया। लेकिन जब इसको मैंने एक सेट में ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये ए क्रॉस बी का सबसेट बन गया। और जब ये सबसेट बन गया तो ये कहां से कहां तक का रास्ता तय करता है? ए से बी तक। ए से बी तक, यहाँ जो क्रॉस था इसी को तो मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया। तो जब इसी के सबसेट जो है वो रिलेशन कहलाते हैं। कहां से कहां तक? ए से बी तक। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? अब इसका एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू जरूर बनता है बेटा इस पे, ठीक है। एमसीक्यू जरूर बनता है, इस बात को जरा नंबर ऑफ रिलेशन
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब हमेशा ही नहीं कि ए सेट बी सेट। एक मैंने नाम दे दिया कि भैया ए से बी तक अगर आपको जाना है, कोई मान लो सेट आ गया पी और क्यू, तो नहीं सर ने तो बताया था कि ए और बी ही लेना है, नहीं ए और बी मैंने नाम दे दिया, समझ गए? ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर दिया है। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू दी पावर एम एन, टू दी पावर एम एन। अब ये क्या है, इस बात को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बता दिया, मुझे थोड़ी सी थ्योरी बतानी चाहिए उसके पीछे की। चलो बताते हैं। सपोज करो एक सेट है जिसमें एम एलिमेंट है, एम, ठीक। बी भी एक कोई सेट है जिसमें एन एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए से बी तक टू दी पावर एम एन, ये क्या लिखा है, टू दी पावर एम इंटू एन। ठीक है, जैसे मान लो m को मैंने मान लिया 5 है, 5 एलिमेंट है, n में मान लो 6 एलिमेंट है, तो टू दी पावर 5 इंटू 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 30 हो जाएगा बेटा, 2 टू दी पावर 30। फिलहाल इतना बड़ा पूछा नहीं जाएगा, मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। मैंने समझो छोटा लेते हैं भाई, इसको नेगलेक्ट करते हैं, छोड़ो। मैंने लिया जैसे कि a में 3 है, ठीक है, और b में 2 है एलिमेंट, ठीक है। तो टू दी पावर m इंटू एन मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा, टू दी पावर 6, टू दी पावर 6 कितना होता है बेटा, 64 होता है, 64 होता है। तो 64 क्या है, ये नंबर ऑफ रिलेशन है, नंबर ऑफ रिलेशन है। क्लियर हो गया? तो इस बात को जरा एक डब्बे में पैक कर लिया जाए और इस पे हर एक कॉर्नर पे स्टार लगा लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लिया जाए इसको, जरा नोट कर लिया जाए अभी। ठीक, आई होप नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ, टू दी पावर m इंटू एन। क्लियर है? अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। सेट चैप्टर के अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यहाँ किसको पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक, जब सेट में पढ़े थे तो सेट में 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। पहला था वहां पर रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता था, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको रूल मेथड भी कहा जा सकता था। ठीक है, 2 पढ़े थे। यहाँ पर आपको 3 पढ़ने हैं, 2 वाले पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक और ऐड हो गया यहाँ पर। कौन, देखो सबसे पहले तो कौन आया भैया, रोस्टर। ठीक है, सेकेंड आपका सेट बिल्डर। ये दोनों ही आपने पुराने पढ़े हुए सेट चैप्टर के अंदर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तीसरा भी बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना, ये है एरो डायग्राम, एरो या फिर रे डायग्राम। ठीक है, क्लियर है? तो रोस्टर तो आई थिंक क्लियर होगा, बट थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करेंगे। सेट बिल्डर भी एकदम क्लियर है, अगर कुछ लैंग्वेज या रूल के फॉर्म में लिखा हो दैट मीन्स वो सेट बिल्डर फॉर्म है। और एरो डायग्राम थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्योंकि वो नया नया है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म की जैसे बात करें, अभी हम लोगों ने जब सबसेट पढ़े या ऑर्डर पेयर जो हम लोगों ने पढ़े, उन्हीं को कॉमा से जब हम लोग सेपरेट कर रहे थे तो वो रोस्टर ही फॉर्म था। जैसे मैंने एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों में उसी को लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया 1 2 3, ए कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। मैंने कहा बी भी एक सेट है, वो है आपका 1 2 3 अप टू 20 तक। अप टू कहाँ तक है, 20 तक है भाई। ठीक है, तो मैंने कहा इस पर कंडीशन लगा दी कि भाई लेट ए एंड बी आर टू दी रिलेशन। ठीक है, ए और बी जो है एक रिलेशन में आते हैं, और जो बी है वो बिलोंग करता है स्क्वायर ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ ए। तो इसका रोस्टर फॉर्म जो बना वो क्या बन गया, ये कहना चाहता है कि जो बी में एलिमेंट है, बी जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो स्क्वायर है ए वाले एलिमेंट में जो है। तो 1 का स्क्वायर कौन होता है, 1 इसमें है, 2 का स्क्वायर कौन होता है, 4 इसमें भी है, और 3 का स्क्वायर यहीं तक जाएंगे जहाँ तक ए है, और 3 का स्क्वायर कौन है, 9। बस यहीं पर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा देंगे,
कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। यही है रोस्टर फॉर्म। मैंने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर को कॉमा से सेपरेट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट में पैक कर दिया, इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इतनी देर से हम लोग वही पढ़ के चले आ रहे थे, अब हम लोगों ने जाना कि उसको रोस्टर फॉर्म भी कहा था कहते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये सब अगर हम पहले बता दिए होते तो आप कहते हैं अगर पहले बता दिया होता तो और आसान हो जाता। तो बता तो दिए, और आसान हो गया कि भाई वो तो हमने पढ़ ही लिया था। अब ऐसा फील आ रहा होगा ना। बात करते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर बहुत आसान है। एक लैंग्वेज के फॉर्म में, जैसे मैंने इसी को लिख दिया, मैंने कहा x, y सच दैट x बिलोंग करता है a को, y बिलोंग करता है b को। इस बात को आपको जरूर लिखना है भाई। ठीक, इतनी बात तो कॉमन ही रहेगी हर सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आप लिख रहे हो तो बात करना है कॉमा, फिर लिखना है आपको जो अभी आप रिलेशन बना रहे थे कि x जो है वो था x क्यूब। कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा था भाई। ठीक है, तो इसको भी आप ब्रैकेट में पैक कर दोगे और x को लिख दोगे, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। अगर इसको नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो a और b को मैंने डिनोट कर दिया है, तो यहीं से आपको लेना है। तो ये बन गया कि नहीं, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर। देख लो, मैच करो जरा। मैंने x पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, x पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, x पे 3 को रखा, 3 का स्क्वायर 9। वही बना कि नहीं? तो वही सेट बिल्डर को मैंने चेंज कर दिया। अब आते हैं एरो या फिर रे डायग्राम। इसको समझना थोड़ा अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट भी है। जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा एरो रे डायग्राम की हेल्प से ही समझना आसान होगा, और समझना भी पड़ता है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, इस पे स्टॉप हो रही है। ठीक, समझते हैं एरो रे डायग्राम। बहुत आसान है। एक ओवल शेप का 2 सर्किल बना लेंगे भैया, ओवल शेप। ठीक है, क्लियर है। इसको हम नाम दे देंगे ए सेट, इसको नाम दे देंगे बी। ठीक है, ए कोई रिलेशन है और एक बी कोई रिलेशन है। इसके अंदर मैंने 1 2 3 3 एलिमेंट भर दिए। इसके अंदर मैंने 2 3 4 5 भर दिए। ठीक है, अब मैंने कहा 1 2 से भी कर रहा है और 1 3 से भी कर रहा है। ठीक है, मतलब 1 का रिलेशन 2 से भी है, 1 का रिलेशन 3 से भी है। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे, देखो 1, 2 1, 3। ठीक है, आपने कहा नहीं 1 को हम 4 से भी मिला देंगे, चलिए 4 से भी मिला दिए। एरो जरूर बना लीजिएगा किस साइड से जा रहे हैं। ठीक है, किस साइड से मतलब किधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जरूर 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। तो मैंने कहा चलो 1 से 4 भी चलेगा। अब बात आती है 2 की। मैंने कहा 2 को 2 से भी कर देते हैं, 2 को 5 से भी कर देते हैं। 2 को मैंने 2 से कर दिया था और 2 को 5 से कर दिया, और यहीं पर बंद कर दिया। मैंने कहा 3 को छोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। किससे? एरो रे डायग्राम से। ठीक, आपने 3 का कोई यूज नहीं किया, 3 को नहीं लाना है इसमें। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? समझ गए? क्लियर हो गया ना? तो यही है आपका रिलेशन। इसी को आप रिलेशन दे सकते हैं ना, ये भी सब आपके रिलेशन ही। क्लियर हो गया? आसान था, इजी पीजी हो गया। चलो अब चलते हैं डोमेन और रेंज। यहीं से क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान है। डोमेन ऐसा टॉपिक है बेटा जो पूरा रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को अपने हाथों हाथ रखता है। इसको बिना पढ़े एग्जाम में जाएंगे ना, और रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से यही से सवाल आएंगे। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, फाइंड डोमेन एंड रेंज। बट वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे? फंक्शन के, क्योंकि फंक्शन ज़्यादा वेटेज उठाता है एज कम्पेयर टू रिलेशन। ठीक है, फंक्शन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसी वजह से मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर रिलेशन की बारी आई, मतलब जैसे रिलेशन और फंक्शन को कोरिलेट कहीं पर करना पड़ा, तो हम फंक्शन में कराएंगे, उसको भी रिकैप कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझते हैं डोमेन और रेंज। अच्छा, जो डोमेन रेंज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेशन चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर, वो डोमेन रेंज फंक्शन के में काम नहीं आने वाली, ये बात जान। ठीक है, अब पढ़ते हैं डोमेन। अब ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और जब हम लोग फंक्शन पे आएंगे तभी बात करेंगे उसकी।
तो डोमेन समझो, डोमेन क्या होता है, एकदम इजी से इजी बताएंगे, कोई डेफिनेशन आपको रटाने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। डोमेन होता है ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। अभी हम लोगों ने जब A क्रॉस B पढ़ा था, याद करो। अच्छा, इसको थोड़ा अलग पेज पे लाते हैं, अलग पेज पे लिखते हैं, ठीक है। अब यही से रिप्रेजेंटेशन मैंने समाप्त कर दी। इसके बाद डोमेन और रेंज की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो डोमेन बहुत आसान है, अभी हम थोड़ी देर पहले इस बात को आपको पढ़ा भी चुके हैं। अभी हम लोगों ने आपसे कहा था कि A क्रॉस B, ठीक है, कुछ ऐसे लिखे हुए हैं। तो हमने आपसे कहा था कि A जरा फाइंड करके बता दो और B जरा फाइंड करके बता दो, बस सेट, ऐसे तो कुछ कहा था। और आपसे मैंने ये भी कहा था कि मैं अभी यहाँ ये पढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगा, वही यही है, डोमेन और रेंज। मतलब ए सेट कैसे फाइंड करोगे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठा लो, वो आपको क्या हो जाएगा, वो सेट ए हो जाएगा। और हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट उठा लो, वो आपका बी सेट हो जाएगा। दैट मीन्स 2 3 2 2 दो बार है, रिपीट होगा ना, 2 3 हो गया। क्लियर है? ओके, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो अब डोमेन किसको कहते हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, कोई भी, समझ लो ए और बी कोई दो सेट थे, उनके जो पहले एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाएंगे, और जो रेंज होता है वो सेकंड कंपोनेंट। लिख देते हैं भैया, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बस इतनी ही बात समझिए, ज्यादा नहीं। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यहां पर लिखिए फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बस इतनी ही बात याद रखिए, ये सिर्फ रिलेशन में ही काम आने वाला है बस, ठीक है। तो डोमेन क्या हुआ, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा वो डोमेन कहलाएगा। हर एक पहला एलिमेंट, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बस रिपीट यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोमेन भी एक समझो सेट ही है, ठीक है। तो डोमेन भी आपका 1 2 3 हो गया, और रेंज आपका क्या हो गया, 2 3 हो गया। अब तो आसानी से क्लियर हो गया होगा। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन, हाँ सेट, ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। क्लियर हो गया, एकदम इजी पीजी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, सारे टॉपिक हो गए फिनिश। अब रिलेशन टॉपिक से सारे टॉपिक हो गए, अब क्वेश्चन, उसके बाद क्लास एंड, ठीक है। बस थोड़ी ही देर की और बात है बेटा, बस अब इतना पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए भाई, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3 है। आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी क्या होता है फॉर्मूला। आपको अभी मैंने बताया था 2 दी पावर m इंटू एन, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो 2 दी पावर 2 इंटू 3 क्या हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, 64 आंसर आ गया। क्लियर है? अगर आपसे B2A भी पूछते हैं तो उसका भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या। आप चाहे उसको m मानिए चाहे इसको n मानिए, मल्टीप्लाई करने पे तो 6 ही हो रहा है, 2 दी पावर 6, दैट मीन्स उसका भी आंसर 64 ही आएगा। और सेकंड पार्ट में वही पूछा भी था कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ गया भाई का सवाल, ए से ए तक के कितने रिलेशन होंगे, मतलब ए क्रॉस ए टू ए, मतलब इसी को m मानना है और इसी को n भी मानना है, ठीक है। तो 2 को ही m मान लीजिए, 2 को ही n मान लीजिए, 2 इंटू 2 करेंगे 4 होगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16 आपका हो गया। फिनिश, इजी पीजी। आपको फॉर्मूला याद रखना है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। मेन क्या है, यही ब्रह्मास्त्र है, इसी को पकड़ के बैठिए। कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशन से रिलेटेड, ऐसे चला दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलाना तो बेटा इसको ही पड़ेगा। ऐसे ही अगला सवाल करते हैं,
ठीक है, आई होप ये क्लियर तो हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है भाई कि एक रिलेशन है, चलो उस रिलेशन को लिख लेते हैं। -2, 1, 0, 2, 3, 1, 0, -1, 4, 2 और लास्ट में 5, 1। ये आपका एक रिलेशन है। कह रहा है डोमेन और रेंज बता दो। सेकेंडो में आंसर आएंगे बेटा, सेकेंडो में। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डोमेन क्या कहा था कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। बस इतनी बात आपको याद रखनी है और फटाफट से डोमेन का एक्सेट बना लेना जल्दी से, और फर्स्ट कंपोनेंट सबको उठा लेना। बस रिपीट नहीं होनी चाहिए, जहां रिपीट वहीं पे एक ही बार काउंट करना है। -2 को ले लेते हैं, 0 को ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, ठीक है 0 हो चुका है छोड़ देंगे, 4 को ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं, ये आपकी डोमेन हो गया खत्म। रेंज की बात की है, रेंज को भी निकाल लेते हैं। चलो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज, तो रेंज का जल्दी से सेट बना लेते हैं। यहाँ पर लिखे 1, 2, 1 आ चुका है नहीं लेंगे, -1 ले लेंगे, 2 भी आ चुके हैं कोई बात नहीं, यही आपका बन जाएगा। हो गया रेंज। था इजी, कुछ टफ था नहीं था, क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है थोड़े से लैंग्वेज वाले, हाँ आ गया लैंग्वेज का सवाल आ गया। जैसे एक सेट ए है जिसमें 1, 3, 5, 7, 8, ये 7 है, ठीक है। और सेम एज बी भी एक सेट है जिसमें 2, 3, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये क्या है, एंड आर बी द रिलेशन, ठीक है आर एक रिलेशन है, ठीक है। और एक बात सुनने का ये कि इज 1 लेस देन वाई। इस बात को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज 1 लेस देन वाई, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी देन आर इन द रोस्टर फॉर्म। राइट करना है कि भैया रोस्टर फॉर्म में लिखो, देन राइट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है ये बात क्लियर हो गई। कह रहा है आर कोई एक रिलेशन है जो इस बात को समझा रहा है, यही बात है बेटा, इसी को समझ गए पूरा रिलेशन बन जाएगा आराम से। एक पहले रिलेशन बना लेते हैं जब को रोस्टर फॉर्म में ही बनाना है, ठीक है। कह रहा इज 1 लेस देन वाई, वाई एक ऐसा एलिमेंट लो, ठीक है। ये बात ऐसे कह रहा है, अगर मैं इसको सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ तो ऐसे कह रहा है एक्स कॉमा वाई दो एलिमेंट, ठीक, सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से और वाई बिलोंग कर रहा है बी से, ठीक है। समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ इसीलिए सेट बिल्डर में लिख रहा हूँ, इतनी बात तो कॉमन हुई। अब कह रहा है इज 1 लेस देन वाई, वाई जो है एक्स जो है वो एक बार छोटा है किससे, वाई से। 1 टाइम्स एक्स इज लेस देन वाई। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। ये ऐसे कह रहा है एक्स इज लेस देन 1 लेस देन, 1 लेस देन मतलब एक ही बार छोटा है किससे, वाई से। अगर वाई मैंने 2 लिया है तो एक्स को 1 लेना है, ठीक है समझ गए। चलो ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को इस फॉर्म में, उसके रिलेशन में चेंज करते हैं फटाफट से। हमको एक बात का ध्यान रखना है बस कि x जो है वो लेस देन होना चाहिए y से, बट कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, है ना, एक ही बार छोटा होना चाहिए। तो जैसे मैंने 1 लिया तो y क्या होना चाहिए, 2। अच्छा 1 के साथ और कोई पेयर आएगा, 1 के साथ और कोई एलिमेंट आ सकता है, इस बात को फॉलो करने के लिए चेक करना हमको पड़ेगा। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, जैसे 1 3 ले लिए तो उसमें 2 की गैप हो जाएगी, 1 4 ले लिए 3 की, तो और एलिमेंट नहीं आ सकते। मैंने कहा 2, तो अच्छा 2 तो इसमें है नहीं तो फिर 2 की बात नहीं करेंगे। 3 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, 3 लेंगे तो उसके साथ 4 आएगा, क्या और कोई एलिमेंट आ सकता है, नहीं आ सकता। उसके बाद 5 की बात करेंगे, चलो 5 ही कर लेते हैं, 5 के साथ 6 हो जाएगा, 6 है नहीं इसमें तो 6 की
बात नहीं करेंगे, 7 की बात करेंगे। 7 की बात करेंगे तो उसमें 8 आ जाएगा, और अगर 8 लेते तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उससे 1 टाइम्स बड़ा हो, तो फिर यही पर इसको में कर्ली ब्रैकेट को लगाते हैं, यही आपका एक रिलेशन होगा, और यही रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया, इसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं बेटा। ठीक है, ये आपका डन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बस लास्ट के 2-3 और सवाल बचे हैं, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसी वजह से उन पर टाइम दे रहे हैं। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट सेकंड क्वेश्चन है बस। इसमें 2 पार्ट है। आर आपका एक रिलेशन है जिसमें कह रहा है एक्स कॉमा एक्स क्यूब है। ठीक है, सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। ठीक है, आर आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स कह रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर खुद से कट जाए या फिर 1 से। तो बात करते सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 10 से छोटे चाहिए तो इतना ही आएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अब 2 लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं। एक्स की बात करी गई है, जो एक्स है वो लेस देन 10 होना चाहिए, दैट मीन्स 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 की बारी आई, जब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे दैट मीन्स 125 हो जाएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म। क्लियर है। एक और इसी में पार्ट है, सेकंड पार्ट। वो कह रहा है आर एक रिलेशन है जिसमें x माइनस 2 कॉमा क्या था, एक्स स्क्वायर, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 10। बस ऑर्डर्ड पेयर का कुछ चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ऐसा कुछ दिया, इसका भी रोस्टर फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो आर एक रिलेशन में लिख लेते हैं। x क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब इन्हीं नंबर को लेना है। तो x को अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर अगर 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर का होगा 4 होगा। ठीक है, 3 को लेंगे तो 3 माइनस 2 दैट विल बी 1, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब रखते हैं x की प्लेस पे 5, तो 5 माइनस 2 दैट विल बी 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं 5 उठाया था ना, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। उसके बाद 7 की बारी, 7 माइनस 2 आपका होगा 5, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये आपका बन गया, कंप्लीट है। ठीक है, इजी पीजी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं लास्ट है कि लास्ट सेकंड है। ठीक है, और आप इतने क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया स्पेस, तो क्वेश्चन खत्म हो गए। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 और सवाल है। कह रहा है डिटरमाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डिटरमाइन द डोमेन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप कर लेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर ये लो भाई साहब, ये आपका ऐसा कुछ रिलेशन है। ठीक है, इस पूरे को इसमें ऐसे पैक करो। क्लियर है, ये आपका एक आर रिलेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। कह रहा है इसकी डिटरमाइन करो डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले आपको जो भी एक्स के एलिमेंट है यहाँ पर रखने होंगे, उसको सॉल्व करना होगा, मतलब आपको ऑर्डर्ड पेयर पहले बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी से, एक्स की प्लेस पे 0 रख देते हैं, और 0 + 5 करेंगे 5 हो जाएगा। एक्स की प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 + 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 1,6। उसी तरह 2 भी रख देंगे, तो 2 पे रखेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की प्लेस पे 2 को रख रहे हैं, फिर यहाँ पे रखेंगे तो उसमें जो भी नंबर रखेंगे प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, अगर 3 को रखते हैं तो 5 + 3 8 हो जाएगा आपका, और 4 को रखेंगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा। 5 को रखेंगे तो 8 + 5 13 हो जाएगा। ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, सेट बिल्डर वो फिर रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। अब कह रहा है उसकी डोमेन बताओ, रेंज बताओ। ये आपका होमवर्क है।
क्या है भाई, आपको डोमेन बतानी है, बहुत बच्चे तो कर लिए होंगे मुझे पता है, और रेंज बतानी है। हिंट कर देता हूँ क्या होता है डोमेन। रेंज, डोमेन वो होता है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। इस मैंने इतनी हिंट दे दी है, उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक ए सेट है जिसमें 5 6 7, एक बी भी सेट है जिसमें 3 4 और 5 है। हर एक एलिमेंट ऐसे रिलेशन बनाना है, ठीक है। पहला ये सेट है कि आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, इसको विजुअलाइज करिए और रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो रिलेशन 5 पहले है किसके साथ, 3 के साथ, और कोई 5 के साथ है नहीं तो इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं 6 में, 6 4 हो जाएगा और 7 5 हो जाएगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है। इसी को कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो। क्या कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड पार्ट आपसे ये पूछा गया, सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड पार्ट है आपका। अब एक विजुअल, पहले तो आपको विजुअलाइज करना है अच्छे से। हर एक में 2 का डिफरेंस है, मतलब कैसे कह रहा है, देखो x y ऐसे कुछ दिया है, सच दैट x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो y जो है वो इक्वल है किसमें, x -2, ठीक है। क्लियर हो गया। आप अगर x को 5 रखते हैं तो y मिल जाएगा, x की प्लेस पे 6 को रखें तो आपको फिर y मिलेगा, x की प्लेस पे 7 रखते हैं तो फिर आपको मिल जाएगा। यही आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। चेक कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। थर्ड पार्ट फिर क्या पूछ रहा है आपसे, थर्ड पार्ट भी आपसे पूछ रहा है, कह रहा है डोमेन और रेंज बता दो, डोमेन और रेंज बता दो। अच्छा यहीं से एक और बात करा, मतलब बता देते हैं, वो भी एक बात छूट भी रही है। पहले तो डोमेन रेंज बताते हैं क्या है। डोमेन रेंज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट इज कॉल्ड डोमेन, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट इज कॉल्ड रेंज। तो डोमेन इसकी क्या हो गई, 5 6 7, रेंज क्या हो गई, 3 4 5। क्लियर है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोडोमेन की। एक वर्ड आता है कोडोमेन। देखो रेंज तो तभी आएगी जब किसी की इमेज बनेगी। इमेज का मतलब अगर वो रिलेशन बना रही, जैसे 5 के साथ 3 का रिलेशन है तो वो रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आएगी और उसका रिलेशन बनेगा 5 का मतलब। जैसे मान लो इसका रिलेशन नहीं बनता, तो क्या इसको हम इसमें लाते हैं, नहीं लाते, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते। जब इसको हटा देते तो ये तो डोमेन में आता, लेकिन जब इधर कोई एलिमेंट बच जाता, सेकंड वाले ऑर्डर पेयर में, जो सेकंड वाला आपका जो बी सेट है इसमें कोई एलिमेंट बच जाता तो वो किस में आता, कोडोमेन में। जब इसकी कोडोमेन की बात करते तो 4 5 3 या 3 4 5 ले लेते, ठीक। लेकिन जब इसकी रेंज की बात करते तो रेंज तो ये सिर्फ 4 और 5 है। ये देखो, अब समझे कि नहीं समझे, मतलब कोडोमेन उसको कहते हैं अगर कोई एलिमेंट छूट गया है सेकंड वाले सेट में तो उसको साथ में रेंज के साथ शामिल करेंगे, उसको कहेंगे कोडोमेन, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। पहले तो यहाँ लिख देते भाई, क्या लिखा था, 5 3 लिखा था। क्लियर हो गया ना, बस इतने ही सवाल पूछे थे आपसे। एक और लास्ट सवाल, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भाई, इसके बाद खत्म, ठीक है। एक सेट ए है, ठीक है, -2 -1 0 1, ये क्या कर दिया, 1 2, ये आपका ए सेट है, ठीक है। कह रहा है लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन ए। पहला पार्ट है इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, बस इतनी बात बोली है। एक सेट ए है, पहला पार्ट आपसे पूछा है ग्रेटर देन, लेकिन मैंने बीच का पार्ट मैंने रीड कर लिया है। वो रीडिंग का पार्ट ये है कि लिस्ट द ऑर्डर पेयर, आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं। पहली बात तो ये है, कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ए, हर एक रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए उस ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ग्रेटर देन मतलब उस क्या होना चाहिए,
जो उसका पहला वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर होना चाहिए दूसरे वाले एलिमेंट से। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, चलो बना लेते हैं फटाक से। तो आर ये तो आपका रिलेशन है ए, कह रहे हैं लिस्ट द ऑर्डर वेयर सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन ए। ठीक है, चलो तो जिसका पहला एलिमेंट होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए दूसरे वाले एलिमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेटर कौन है, सबसे पॉजिटिव वाले ही ग्रेटर होंगे। जीरो उठा लेते हैं, जीरो किससे बड़ा है, -2 से भी बड़ा है। जीरो किससे बड़ा है, -1 से भी बड़ा है। और सबसे तो छोटा है, तो जीरो फिर खत्म। अब लेते हैं वन को, वन को लेते हैं, वन को, वन किससे बड़ा, -2 से भी बड़े हैं, -1 से भी बड़े हैं, और जीरो से भी बड़े हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं जल्दी से टू की बात करते हैं। टू की बात करेंगे तो भाई ये सबसे बड़े हैं, तो -2 से भी बड़े हैं ये, -1 से भी बड़े हैं, और जीरो से भी बड़े हैं, और 1 से भी बड़े हैं। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव नंबर की बात करते हैं, क्योंकि नेगेटिव भी तो भाई बड़े होते हैं। यहाँ पर दो नेगेटिव है तो कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। -1 किससे बड़े, -2 से, क्योंकि नेगेटिव जो पहले नंबर आते हैं वो बड़ा होता है। तो कॉमा करेंगे, -1 जो है भाई -2 से बड़ा है। ठीक है, और जीरो भी, अच्छा जीरो वाला हम ले चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो इतने ही एलिमेंट आ जाएंगे आपके। ये बन गया रिलेशन, ये पहले पार्ट का था। सेकंड और लास्ट पार्ट है, ये आपका लास्ट पार्ट है। ठीक है, ठीक है, लास्ट सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है, कह रहा है स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ, मतलब आपको उसका नेगेटिव लिखना है। कितने आएंगे भैया जरा बता दो। आपको 1 का भी नेगेटिव गिवन है। ठीक है, -1, 1 हो जाएगा। ठीक है, -2, 2 हो जाएगा। और किसी का नेगेटिव तो गिवन नहीं है। 0, 0 भी लेंगे, 0, 0 भी लेंगे, क्योंकि एक दूसरे के पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इनमें कोई साइन लगाया नहीं जाता, बस यही है। ठीक है, इतने ही एलिमेंट आएंगे, ये सेट के अंदर कवर कर दी जाए, और ये आपका रिलेशन बन गया। लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस क्लास के अंदर। अब मिलते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने रिलेशन टॉपिक पढ़ा। ठीक है, रिलेशन टॉपिक की वेटेज कम होती है एज कम्पेयर टू फंक्शन, तो फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रिलेशन से। इस वजह से फंक्शन टॉपिक की वीडियो लेक्चर इससे भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लगभग अप्रॉक्स इतनी ही होगी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ उसको भी अटेंड करिएगा। मिलते हैं फंक्शन वाले टॉपिक पे, तब तक क्लियर, टाटा एंड गुड बाय। ओके।